Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the sixth lecture of management accounting. लास्ट लेक्चर में हमने बजटिंग के टॉपिक को कंक्लूड किया था। हमने मास्टर बजट पढ़ा था, हमने प्रॉफिट लॉस बजट पढ़ा था और कैश बजट पढ़ा था, और हमने स्टेप्स पढ़े थे कि किस तरह से डिफरेंट फंक्शनल बजट्स की मदद से हम बजटेड प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं, बजटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं और फिर इनका यूज करते हैं मास्टर बजट बनाने में। ठीक है, आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग, सीवीपी एनालिसिस एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। ठीक है, फिफा के कोर्स में डिसीजन मेकिंग को और सीवीपी एनालिसिस को जो है वो दो अलग सेक्शन में पढ़ाया है, लेकिन मैं इसको एक ही टॉपिक में कंसिडर करता हूँ क्योंकि इनकी नेचर और इनकी टेक्निक्स जो है वो उसका ओरिजिन जो है वो सेम है और वो है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। डिसीजन मेकिंग भी कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे बेस कर रही होती है, ब्रेक इवन एनालिसिस भी कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे बेस कर रहा होता है और सीवीपी एनालिसिस भी कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे बेस कर रहा होता है। इसलिए मैं इसको एक ही टॉपिक में कवर कर रहा हूँ और ये काफी हद तक इंटर रिलेटेड भी है। तो शुरू करते हैं डिसीजन मेकिंग। जनाब, डिसीजन मेकिंग होती कहाँ है? डिसीजन मेकिंग का सवाल वहाँ पैदा होता है जहाँ पर आपके पास एक से ज्यादा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल हो और आपको उन ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज करना हो। चूज बिटवीन डिफरेंट ऑल्टरनेटिव, आपको डिफरेंट ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज करना हो। डिसीजन मेकिंग के लिए जो बेसिक फंडामेंटल है इसकी वो है आपके पास कोई चॉइस अवेलेबल होनी चाहिए। आपके पास एक से ज्यादा ऑल्टरनेटिव होनी चाहिए और आपके पास चॉइस अवेलेबल होनी चाहिए। अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है, आपके पास चॉइस नहीं है, तो फिर तो जो कुछ भी है वो आपने अल्लाह की रजामंदी समझ के एक्सेप्ट कर ही लेना है। आपके पास चॉइस ही नहीं, आपके हाथ में चॉइस ही नहीं है। डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन उस वक्त अराइज होता है जब आपके पास चॉइसेस अवेलेबल हो और आपके पास एक से ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हो। ठीक है, जब आपके पास एक से ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं तो फिर आप उन ऑल्टरनेटिव्स को कंपेयर करते हैं, उन ऑल्टरनेटिव्स को इवेलुएट करते हैं और कंपैरिजन और इवेलुएशन में आप देखते हैं कि ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो उन ऑल्टरनेटिव्स के साथ एसोसिएटेड है, ऐसी कौन सी कॉस्ट है जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो कि हम अवॉइड नहीं कर सकते। उसके बाद आप कॉस्ट को कंपेयर करते हैं कि अगर हम उस ऑल्टरनेटिव पे कॉस्ट इनकर करते हैं तो उस कॉस्ट के अगेंस्ट हमें बेनिफिट कितना होगा। इन तमाम कंसिडरेशन के बाद आप एक डिसीजन ले लेते हैं। इन तमाम डिसीजंस के बाद आप एक डिसीजन ले लेते हैं। अच्छा जी, जब आप ये कंसिडर कर रहे होते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव चॉइस के साथ एक पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव को चूज करने के लिए उसके साथ कौन सी कॉस्ट एसोसिएटेड है, तो आप देख रहे होते हैं रेलेवेंट कॉस्ट। रेलेवेंट कॉस्ट यानी कि ऐसी कॉस्ट एंड बेनिफिट जो कि स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर डिसीजन के साथ एसोसिएटेड हैं और ये नॉर्मली रिप्रेजेंट होती है इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो एसोसिएटेड विद दैट डिसीजन। यानी एक डिसीजन लेने से जो फ्यूचर कैश फ्लो एक्सपेक्टेड है उन एक्सपेक्टेड कैश फ्लो की शक्ल में रेलेवेंट कॉस्ट रिप्रेजेंट की जाती है। और रेलेवेंट कॉस्ट होती वो कॉस्ट है जो कि स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर डिसीजन के साथ एसोसिएट हो रही होती है, एक पर्टिकुलर डिसीजन से एसोसिएटेड होती है। जब आप ये कंसिडर कर रहे होते हैं कि कौन सी कॉस्ट अवॉइड की जा सकती है, कौन सी कॉस्ट अवॉइड नहीं की जा सकती, तो आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं अवॉइडेबल कॉस्ट का और संक कॉस्ट का।
अवॉइडेबल कॉस्ट ऐसी होती है कि वो कॉस्ट जो किसी डिसीजन को लेने या ना लेने के डिसीजन में अवॉइड की जा सकती है, और सम कॉस्ट वो होती है जो कि पॉइंट ऑफ डिसीजन आने से पहले इनकर हो चुकी होती है और वो रिकवरेबल नहीं होती। क्योंकि ये रिकवरेबल नहीं होती और ये ऐसे टाइम पे ऑलरेडी इनकर हो चुकी होती है जिस टाइम पे आपके हाथ में कोई चॉइस आए या आपके हाथ में डिसीजन लेने की पावर है। इसलिए इन कॉस्ट को सम कॉस्ट कहते हैं। अच्छा जी, जब आप कॉस्ट एंड बेनिफिट्स को किसी भी पर्टिकुलर डिसीजन के, किसी भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस के कॉस्ट एंड बेनिफिट को कंपेयर कर रहे होते हैं, तो आप कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कर रहे होते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस कर रहे होते हैं। आप ये देख रहे होते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट किस पॉइंट ऑफ टाइम पे जाकर अचीव हो जाएगा, किस वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी पे जाके आप प्रॉफिट में आ जाएंगे, किस वॉल्यूम प्रॉफिट पे आप ब्रेक इवन अचीव कर लेंगे, और इन्वेस्टमेंट कितनी फीजिबल है एक पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव डिसीजन के लिए। और जनाब, जब आप कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कर रहे होते हैं तो ये बेस कर रहा होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे। ये बेस कर रहा होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे, कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे। कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन ये कहता है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन बेसिकली सेल्स प्राइस का वो हिस्सा है, सेल्स का वो पोर्शन है जो कि फिक्स कॉस्ट और डिजायरेबल प्रॉफिट को कवर कर रहा है आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि सेल्स कॉस्ट का वो पोर्शन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेल्स कॉस्ट का वो पोर्शन है जो कि फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को कवर कर रहा होता है, जो प्रोवाइड कर रहा होता है फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट के लिए आफ्टर कंसिडरिंग वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेने के बाद, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेने के बाद जो पोर्शन फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को कवर कर रहा होता है वो कहलाता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है। और ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे हम रिसोर्सेज की कंस्ट्रेंट को फेस कर रहे हो, हमारे पास लिमिटेड मटेरियल हो, हमारे पास लिमिटेड लेबर आर हो, हमारे पास लिमिटेड मशीन आर हो, तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस डिपेंड कर रहा होता है, ब्रेक इवन एनालिसिस डिपेंड कर रहा होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर पर, कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर्स पर। और वो रिसोर्सेज जिनमें लिमिटेशन आ रही है, जिनकी स्केर्सिटी की वजह से लिमिटेशन आ रही है, वो हमारे लिमिटिंग फैक्टर कहलाते हैं। अगर हमारे पास मटेरियल अवेलेबल मटेरियल लिमिटेड है तो लिमिटिंग फैक्टर मटेरियल कॉस्ट हो जाएगी या मटेरियल हो जाएगी, मटेरियल की यूनिट्स हो जाएंगे। अगर हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर लेबर कॉस्ट है या लेबर आर है, अगर हमारे पास लिमिटेड लेबर आर है या लेबर कॉस्ट है तो हमारा लिमिटिंग फैक्टर लेबर कॉस्ट हो जाएगा, लेबर आर हो जाएगा। अगर हमारे पास लिमिटेड मशीन आर है तो हमारा लिमिटिंग फैक्टर मशीन आर हो जाएगा या मशीन कॉस्ट हो जाएगी। अच्छा जी, इस कंसिडरेशन में ये कॉस्ट हो गई जो कि डिसीजन से रिलेटेड होती है। कुछ और कॉस्ट भी हैं जो कि डिसीजन से रिलेटेड होती है, जो कि हम आगे तक पढ़ेंगे। अच्छा जी, इन तमाम चीजों को कंसिडर करके हम एक डिसीजन ले लेते हैं, एक चॉइस ऑफ डिसीजन ले लेते हैं, चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव ले लेते हैं। अच्छा जी, जब हम कोई डिसीजन ले लेते हैं तो हम किसी ऑल्टरनेटिव डिसीजन को छोड़ रहे होते हैं। एक डिसीजन को लेने का मतलब ये होता है कि हमने बाकी डिसीजंस को फोरगो कर दिए। तो जनाब, यहाँ पर कॉन्सेप्ट, एक डिसीजन को लेने के बाद कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाता है। जब हम डिसीजन ले लेते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाता है, यानी कि उस डिसीजन को लेने की वजह से बाकी दूसरे डिसीजंस के बेनिफिट को जो हमने फोरगो कर दिया वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। नेक्स्ट, इसको अदर वर्ड्स में कहते हैं
नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, यानी कि एक डिसीजन का जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव था उस डिसीजन को लेने की वजह से जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमने छोड़ दिया वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में कुछ और कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी हैं। कमिटेड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है। कमिटेड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जी ये ऑलरेडी कमिट कर दी गई है, आज हमने कमिट कर दी है, लेकिन हमें पे जो है वो फ्यूचर में करना होगा इसको, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि हम डिसीजन लेते हैं या नहीं लेते हैं। ऐसी कॉस्ट जो हम आज कमिट करके बैठ गए हैं, चाहे हम कोई डिसीजन ले या ना ले, वो कॉस्ट हमारी कमिटेड कॉस्ट है। ये कॉस्ट हमने कमिट तो आज की है, लेकिन हमें पे फ्यूचर में करनी पड़ेगी। इसी तरह डिस्क्रिशनरी कॉस्ट है। डिस्क्रिशनरी कॉस्ट को मैनेज्ड और पॉलिसी कॉस्ट भी कहते हैं। ये ऐसी कॉस्ट होती है जिनकी कॉस्ट की डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेबल होती है, ऑल्टरेबल भी होती है एट द डिस्क्रिशन ऑफ डिसीजन मेकर, यानी कि जो डिसीजन ले रहा है वो उसको डिटरमाइन भी कर सकता है कि कितनी होनी चाहिए, और उसको मॉडिफाई भी कर सकता है कि उससे कम या ज़्यादा भी हो सकती है। डिसीजन मेकर के हाथ में होता है कि वो कितनी कॉस्ट इनकर करना चाहता है, कितनी नहीं करना चाहता, वो उसकी अमाउंट को डिटरमाइन कर सकता है, उसकी अमाउंट को ऑर्डर भी कर सकता है। ऐसी कॉस्ट डिस्क्रिशनरी कॉस्ट कहलाती है। फिर आता है इम्प्यूटेड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। इम्प्यूटेड कॉस्ट एक हाइपोथेटिकल कॉस्ट होती है जो कि स्पेशली डिसीजन मेकिंग के लिए कंप्यूट की जाती है, और नॉर्मली इसको कॉस्ट जनरल एक्सपेंसेस में कंसीडर नहीं किया जाता, कॉस्ट में कंसीडर नहीं किया जाता। ऐसी कॉस्ट की एग्जांपल है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एग्जांपल है इम्प्यूटेड कॉस्ट की, यानी कि ये हाइपोथेटिकल कॉस्ट है, ये एक्चुअली कॉस्ट में कंसीडर कंप्यूट इंक्लूड नहीं होती, लेकिन इनको स्पेशली डिसीजन मेकिंग के लिए कंसीडर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास डिफरेंशियल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है। डिफरेंशियल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जी अवेलेबल चॉइसेस के दरमियान, कोई चॉइसेस के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं एक ऑल्टरनेटिव और दूसरे ऑल्टरनेटिव के दरमियान जो कॉस्ट का डिफरेंस है, रेवेन्यू का डिफरेंस है, इंक्रीमेंटल डिफरेंस या डिक्रीमेंटल डिफरेंस है बिटवीन ऑल्टरनेटिव चॉइसेस, उस डिफरेंस को हम डिफरेंशियल कॉस्ट कहते हैं। इसको मार्जिनल कॉस्ट भी कहा जाता है और इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी कहा जाता है। अच्छा जी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट उस वक्त कंसीडर किया जाता है जब हम कोई एसेट रिप्लेस कर रहे होते हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट कंसीडर करती है किसी भी एसेट की करंट मार्केट प्राइस को जिसको रिप्लेसमेंट के लिए कंसीडर किया जा रहा हो। जब हम फॉर एग्जांपल हम किसी एसेट को रिप्लेस करने जा रहे होते हैं और हमें एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशन का एसेट चाहिए होता है, तो हम उसकी आज की मार्केट वैल्यू को देखेंगे, उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट को नहीं देखेंगे डिसीजन मेकिंग के लिए। तो आज की जो मार्केट कॉस्ट है उसकी, वो उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहलाती है। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है, ये बेसिकली ऐसे कैश फ्लोज को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ऐसे कैश फ्लोज को रिप्रेजेंट कर रही होती है जिनको डिफरेंट कॉस्ट के अगेंस्ट इंकर होना होता है, लेकिन यूजुअली उनके अगेंस्ट डिसीजन से पहले किसी किस्म का कैश आउटफ्लो नहीं चाहिए होता। बेसिकली ये ऐसी कॉस्ट होती है जिनको हम प्राइस की डिटर्मिनेशन के लिए कंसिडर कर रहे होते हैं। अगर हम कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं या कोई सर्विस डिलीवर कर रहे हैं तो हम ऐसे कैश आउटफ्लोज कंसिडर कर रहे होते हैं जिनकी जरूरत आज तो नहीं है, लेकिन उस डिसीजन के नतीजे में होगी, और उस डिसीजन के नतीजे में होने की वजह से कुछ कॉस्ट आएगी। तो हम अपना प्रॉफिट मार्जिन रखते हुए कितनी प्राइस कोट करें, उस प्राइस की डिटर्मिनेशन के लिए इन कैश आउटफ्लोज को कंसिडर किया जा रहा होता है। इसलिए ये कॉस्ट आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट कहलाती हैं। ठीक है, ये तो हो गए कुछ कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स जो कि डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड थे। अब हम आ जाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस।
कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस बेसिकली एक टेक्निक है जो कि एक एनालिसिस प्रोवाइड करती है रिलेशनशिप को स्टडी करने का, रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने का बिटवीन वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड कॉस्ट, सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट। यानी ये कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एक ऐसी टेक्निक है जो कि फिक्स्ड कॉस्ट, सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट का रिलेशनशिप स्टडी करती है, रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करती है वॉल्यूम के साथ, और ये डिटरमिन करती है कि वॉल्यूम में इंक्रीज और डिक्रीज किस तरह से इन कॉस्ट को इम्पैक्ट करता है, या किस तरह से इन कॉस्ट में किसी किस्म का इंक्रीज और डिक्रीज हमारे वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी, हमारे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करता है। अच्छा जी, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस बेस कर रहा होता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है? हमने पहले बताया था कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेल्स का वो पोर्शन है जो कि फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट के लिए प्रोवाइड कर रहा होता है, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट कवर कर रहा होता है आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेल्स का वो अमाउंट है जो कि कंट्रीब्यूट करता है फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को कवर करने के लिए आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर वेरिएबल कॉस्ट। यानी इस डेफिनेशन से हम दो तरह के कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। इस डेफिनेशन से हम दो तरह के कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। एक कंक्लूजन ये ड्रॉ कर सकते हैं कि सेल्स कंट्रीब्यूशन है फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को कवर करने के लिए, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को कवर करने के लिए। यानी एक कंक्लूजन हम ये ड्रॉ कर सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन बराबर है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन बराबर है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के, क्योंकि कंट्रीब्यूशन एक प्रोविजन है, एक कंट्रीब्यूट कर रहा है सेल्स की वो अमाउंट है कंट्रीब्यूट कर रही है फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट के लिए। आगे ये कह रहे हैं आफ्टर प्रोवाइडिंग, दूसरा कंक्लूजन से ये होता है कि आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर वेरिएबल कॉस्ट, आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि कंट्रीब्यूशन सेल्स का वो अमाउंट है जो कि बच गया है आफ्टर प्रोवाइडिंग, जो बच गया है वेरिएबल कॉस्ट निकालने के बाद, और जो प्रोवाइड कर रहा है फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट के लिए, जो प्रोवाइड कर रहा है फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट के लिए, तो वो अमाउंट जो कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट निकालने के बाद बच गया है वो भी कंट्रीब्यूशन कहलाता है। यानी कंट्रीब्यूशन की जो इक्वेशन फॉर्म होती है, कंट्रीब्यूशन बराबर है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि सेल्स में से वो पोर्शन जो कि बच गया है वेरिएबल कॉस्ट निकालने के बाद वो कंट्रीब्यूशन कहलाता है। और ये पोर्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, ये पोर्शन प्रोवाइड कर रहा होता है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल प्रॉफिट के लिए। ठीक है, कंट्रीब्यूशन को पर यूनिट की टर्म्स में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बराबर होगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो ये कंट्रीब्यूशन बराबर है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो जब हम पर यूनिट पे आएंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बराबर होगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, इसी तरह ब्रेक इवन पॉइंट को देख लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट ऑफ एक्टिविटी होता है, एक ऐसा लेवल ऑफ एक्टिविटी होता है जिसमें हमारे रेवेन्यू बराबर हो जाते हैं हमारी कॉस्ट के, यानी कि कंपनी ना किसी किस्म का लॉस इनकम कर रही होती है, ना किसी किस्म का प्रॉफिट कमा रही होती है। देयरफॉर ब्रेक इवन पॉइंट पर प्रॉफिट जीरो के बराबर हो जाता है हमारा, ब्रेक इवन पॉइंट पे प्रॉफिट जीरो के बराबर हो जाएगा। अगर हमारा प्रॉफिट जीरो हो जाए तो हमारा कंट्रीब्यूशन किसके बराबर हो जाएगा? हमने यहाँ पे देखा कंट्रीब्यूशन बराबर है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के। अगर प्रॉफिट जीरो हो गया, अगर प्रॉफिट जीरो हो गया, अगर प्रॉफिट जीरो हो गया तो हमारा कंट्रीब्यूशन किसके बराबर हो जाएगा? हमारा कंट्रीब्यूशन बराबर हो जाएगा फिक्स कॉस्ट के, क्योंकि फिक्स कॉस्ट में जीरो प्लस करेंगे तो उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट पर, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन बराबर हो जाएगा फिक्स कॉस्ट के। ब्रेक इवन पॉइंट को इन टर्म्स ऑफ यूनिट भी एक्सप्रेस किया जा सकता है और इन टर्म्स ऑफ अमाउंट भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? हम फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर देंगे।
हम फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे, वो नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे जिन पर प्रॉफिट जीरो है, यानी ब्रेक इवन पॉइंट की यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी, ब्रेक इवन पॉइंट की यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट का हमारे पास फॉर्मूला हो गया फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर हमें ब्रेक इवन इन टर्म्स ऑफ अमाउंट शो करना हो तो हम फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर लेते हैं कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो से। हम फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर लेते हैं कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो से, तो हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ अमाउंट आ जाती है, इन रुपीस आ जाती है ब्रेक इवन। अच्छा जी, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो क्या है? कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल। कंट्रीब्यूशन को सेल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो आ जाएगा। ये इन टर्म्स ऑफ अमाउंट हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ यूनिट हो सकता है। अगर हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट गिवन है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को सेल्स प्राइस पर यूनिट से डिवाइड कर देंगे। अगर हमारे पास इन अमाउंट्स में गिवन है तो टोटल कंट्रीब्यूशन इन अमाउंट डिवाइडेड बाय सेल्स अमाउंट कर देंगे, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो को कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो भी कहते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो भी कहते हैं और कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास फिक्स कॉस्ट दी हुई हो और अगर हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ना दिया हुआ हो, हमें सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी हुई हो तो हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल के कंट्रीब्यूशन टू सेल्स यूनिट निकाल लेंगे, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकाल लेंगे और फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो आ जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे लिए हेल्पफुल होता है प्रोडक्शन लेवल डिटरमिन करने में, एक ऐसा लेवल ऑफ प्रोडक्शन डिटरमिन करने में जिसमें हमें कोई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाना हो। अगर हम प्रॉफिट टारगेट सेट कर लें, फॉर एग्जाम्पल हमें 2 लाख रुपए प्रॉफिट कमाना है, हमें 2 लाख रुपए प्रॉफिट कमाना है, अगर हमारा ये टारगेट प्रॉफिट है तो हम टारगेट कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे, इसमें फिक्स कॉस्ट ऐड करके टारगेट कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे और कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमें हेल्प कर रहा होगा वो लेवल ऑफ एक्टिविटी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन निकालने में, जिस यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पे जाकर हम इस काबिल होते कि हम 2 लाख का प्रॉफिट कमा सकें। उसके अलावा कंट्रीब्यूशन मार्जिन मजीद मदद करता है हमारी प्राइस डिटर्मिनेशन में भी। अगर हमें कोई टारगेट प्रॉफिट कमाना है, 2 लाख रुपए का टारगेट प्रॉफिट कमाना है, तो हम क्या प्राइस रखें? अगर हम प्रोडक्शन के कंस्ट्रेंट में है, हमें एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं और उन यूनिट्स के अंदर रहते हुए हमें अपना प्रॉफिट मार्जिन अचीव करना है, तो हम क्या सेलिंग प्राइस रखें कि हमें डिजायर्ड प्रॉफिट अचीव हो जाए। ठीक है, इसको मैथमेटिकली एक एग्जांपल से देख लेते हैं। हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन के कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से ब्रेक इवन डिटरमिन करने में, किस तरह से टारगेट प्रॉफिट डिटरमिन करने में, किस तरह से फिक्स कॉस्ट के रिलेशनशिप को डिटरमिन करने में, किस तरह से टारगेट प्रॉफिट अचीव करने में और किस तरह से टारगेट प्रोडक्शन अचीव करने में ब्रेक कंट्रीब्यूशन मार्जिन का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो हम देखते हैं एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में सेलिंग प्राइस दी हुई ₹3 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी हुई ₹1, फिक्स कॉस्ट पर एनएम दी हुई है ₹500 पर एनएम फिक्स कॉस्ट है। यहाँ पे कह रहा है कि ब्रेक इवन यूनिट से डिटरमिन करो, अगर फिक्स कॉस्ट में 10% का इंक्रीज हो जाए तो ब्रेक इवन यूनिट्स कितने हो जाएंगे वो डिटरमिन करो। अगर हमें 200 रुपए का प्रॉफिट कमाना है और हमारी फिक्स कॉस्ट 550 है तो कितने यूनिट सेल करने चाहिए हमें वो डिटरमिन करो। और अगर सेलिंग प्राइस ₹4 हो जाए, फिक्स कॉस्ट 550 रहे और हमें 200 रुपए का प्रॉफिट कमाना हो तो हमारी मैक्सिमम डिमांड कितनी होगी, यानी कि हमारे सेल्स यूनिट कितने होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने किया हुआ है इसको, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपके सामने इसको करके देखें। रिक्वायरमेंट ए है ब्रेक इवन यूनिट, रिक्वायरमेंट ए है ब्रेक इवन यूनिट, रिक्वायरमेंट बी है ब्रेक इवन यूनिट,
अगर 10% इंक्रीज हो जाए फिक्स कॉस्ट में, ब्रेक इवन यूनिट अगर 10% इंक्रीज हो जाए ब्रेक इवन यूनिट में, फिक्स कॉस्ट में, सॉरी फिक्स कॉस्ट में अगर 10% इंक्रीज हो जाए तो ब्रेक इवन यूनिट। रिक्वायरमेंट सी है 200 रुपये प्रॉफिट कमाने हैं तो हमें कितनी यूनिट सेल करने होंगे हमारा, और हमारी फिक्स कॉस्ट अगर 50 की रहे तो। और रिक्वायरमेंट डी है कि हमें सेलिंग प्राइस अगर 4 रुपये पर यूनिट हो जाए और हमें 200 रुपये का प्रॉफिट कमाना हो और हमारी फिक्स कॉस्ट 550 ही है तो हमें कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे डिजायर्ड प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, पहले इसी एग्जांपल में इसको कर लेते हैं, फिर इसको मैं करके भी दिखाऊंगा कि किस टेक्निक से करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो गिवन डाटा अवेलेबल है वो ये तीन चीजें अवेलेबल है। हमें सेलिंग प्राइस पता है, हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता है, हमें फिक्स कॉस्ट पता है, मैनुअल फिक्स कॉस्ट पता है हमें। ब्रेक इवन यूनिट्स डिटरमाइन करने के लिए ब्रेक इवन पॉइंट पे हमने क्या पढ़ा था, कंट्रीब्यूशन बराबर होता है फिक्स कॉस्ट के। और ब्रेक इवन यूनिट्स में हमने पढ़ा था कि अगर हम फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ब्रेक इवन यूनिट्स आ जाते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस करिए तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया रुपीस 2। हमारे पास फिक्स कॉस्ट है 500 को हम रुपीस 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास 250 आ जाएगा ब्रेक इवन यूनिट। हमने 250 ब्रेक इवन यूनिट ले लिया। अब 250 यूनिट्स की सेलिंग प्राइस 3 रुपीस है तो हमारे पास सेल अमाउंट क्या आ जाएगी 250 मल्टीप्लाई बाय 3 750। हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट 250 यूनिट्स की आ जाएगी 250 मल्टीप्लाई बाय 1 250 वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। 750 से 250 माइनस कर देंगे, हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन 500 आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे, हमारा प्रॉफिट 0 है। ब्रेक इवन में प्रॉफिट वैसे ही 0 रहता है तो हमारा प्रॉफिट 0 है। तो हमारे पास ब्रेक इवन नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए 250 यूनिट। 250 यूनिट्स पे हमारे पास ब्रेक इवन यूनिट्स आ जाएंगे। दूसरी रिक्वायरमेंट कह रही है कि अगर फिक्स कॉस्ट में 10% का इंक्रीज आ जाए तो ब्रेक इवन यूनिट्स क्या होंगे। फिक्स कॉस्ट अभी 500 थी, 10% का इंक्रीज आ जाएगा तो कितनी हो जाएगी 500 का 10% 50, 500 में 50 ऐड हो जाएगा तो हमारी फिक्स कॉस्ट 550 हो जाएगी। अब इस 550 को अगर हम रुपीस 2 पर यूनिट कंट्रीब्यूशन से डिवाइड कर दें तो हमारे पास रिवाइज ब्रेक इवन यूनिट्स आ जाएंगे। 550 को रुपीस 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास 275 ब्रेक इवन यूनिट्स आ जाएंगे। अब इस 275 ब्रेक इवन यूनिट्स को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास सेल अमाउंट आ जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 275 यूनिट्स की। 825 में से 275 माइनस करेंगे, हमारे पास कंट्रीब्यूशन 550 आ जाएगा। 550 कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे, हमारा प्रॉफिट 0 है, यानी कि हमारा रिवाइज ब्रेक इवन है 275 यूनिट्स हमारा रिवाइज ब्रेक इवन है। इसी तरह थर्ड रिक्वायरमेंट का आता है। थर्ड रिक्वायरमेंट कह रही है कि फिक्स कॉस्ट 550 की है और हमें 200 का प्रॉफिट अर्न करना है। ना अब हम प्रॉफिट की जगह पे प्रॉफिट पुट कर देंगे 200 का, फिक्स कॉस्ट हमारी 550 है। हमें कितना कंट्रीब्यूशन चाहिए जिसमें से 550 निकलने के बाद प्रॉफिट 200 रुपए बचे। हम 550 में 200 ऐड कर देंगे, हमारे पास 750 आ जाएगा। हमें 750 का टारगेट कंट्रीब्यूशन चाहिए, हमें 750 का टारगेट कंट्रीब्यूशन चाहिए, यानी टारगेट कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बन गया, टारगेट कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बन गया फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट हमारे पास 550 है, लेवल सी में 200 का हमें टारगेट प्रॉफिट कमाना है तो हमारा 750 टारगेट कंट्रीब्यूशन आ गया। 750 का हमने यहाँ प्लेस कर दिया। अब इस टारगेट कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर देंगे, 750 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 750 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 375 यूनिट्स आएंगे। 375 यूनिट्स आएंगे, यहाँ पे एरो हुआ हुआ है, 375 यूनिट्स आएंगे। ठीक है,
टारगेट कंट्रीब्यूशन को हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड करने के हमारे पास 375 यूनिट्स आ जाएंगे। 375 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 925। देखते हैं 375 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1125। हमारे पास सेल्स प्राइस आ जाएगी 1125 की। ठीक है, 375 को वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 375 की वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। 1125 में से 375 माइनस करेंगे तो हमारे पास 750 का टारगेट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। 750 में से 550 माइनस करके हमारे पास टारगेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्शन होनी है, मैं भी कर दूंगा अपने पास। ठीक है, बल्कि इसको भी करके भी देखेंगे तो आपको देखने में उसमें ज्यादा आपको जो है इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको ज्यादा एक टेक्निक आपको समझ में आएगी कि किस तरह से कितनी आसानी से और कितने शॉर्ट मेथड से ये चारों चीजें हो सकती हैं कितने कम टाइम में। ठीक है, फोर्थ रिक्वायरमेंट है कि जी हमें मैक्सिमम डिमांड डिटरमाइन करनी है। अगर हमें 200 रुपये का प्रॉफिट कमाना है, 550 की फिक्स कॉस्ट है और सेलिंग प्राइस 4 है, तो जनाब सेलिंग प्राइस 4 है, सेलिंग प्राइस हमने 4 रखी, वेरिएबल कॉस्ट सेम बाकी है, हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रिवाइज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास अवेलेबल डाटा है, अवेलेबल डाटा को कर लेंगे। 200 रुपये का प्रॉफिट कमाना है, 200 हमने डाल दिया यहाँ पर। अच्छा जी, फिक्स कॉस्ट 550 ही है, फिक्स कॉस्ट हमने 550 ही डाल ली यहाँ पर। फिक्स कॉस्ट 550, हमें टारगेट कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए, 750 का टारगेट कंट्रीब्यूशन चाहिए। फिक्स कॉस्ट में टारगेट प्रॉफिट ऐड कर लेंगे, हमारा टारगेट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 750 का। 750 आ गया हमारे पास टारगेट कंट्रीब्यूशन। अब हम इस टारगेट कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर देंगे सेलिंग प्राइस, सॉरी टारगेट कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। तो हम 750 को 3 से डिवाइड कर देंगे रिवाइज कंट्रीब्यूशन से, तो हमारे पास 250 आ जाएगा। 250 हमारे पास मैक्सिमम डिमांड होगी अगर हमें 200 रुपये का प्रॉफिट कमाना है, अगर सेलिंग प्राइस ₹4 हो जाए। देख लेते हैं, 250 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास टोटल सेल आ जाएगी 1000 की। 250 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी और हमारे पास 1000 में से 250 माइनस कर देंगे तो हमारे पास टारगेट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 750 का। इस तरह से ये चारों रिक्वायरमेंट हमारी एक सिंगल फॉर्मेट में कवर हो गई। अच्छा, ये यहाँ पे तो पहले से हुआ हुआ तो शायद इतना ज्यादा क्लियर ना हो, और तो मैंने हर स्टेप बता भी दिया है, लेकिन आप करते हुए देखेंगे तो आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेगा और समझ में भी आएगा, फ्लो समझ में आएगा कि किस तरह से सिर्फ मिसिंग इंफॉर्मेशन डिलीवरी होगी और आपका सोल्यूशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मैं स्क्रीन शेयर उसकी स्क्रीन पे आज जाके आपको ये दिखाता हूँ। जनाब ये है, ठीक है, तो शेयर कर लेते हैं। ये आ गया आपके पास, वही सवाल है जनाब, लेकिन यहाँ पर सारा ये पूरा ब्लैंक है। अच्छा जी, मैं इसको कीबोर्ड से ही करता हूँ क्योंकि ये मेरे पास एक्सेल फॉर्मेट एक्सेल फाइल के लिए भी है, मैं कीबोर्ड से इस पर टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं कीबोर्ड से करके आपको दिखा रहा हूँ इसमें। अच्छा जी, मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग की करेक्शन कर लेता हूँ, देन आपको करके दिखाऊंगा ये। ठीक है, अच्छा जी, सवाल में हमारे पास गिवन क्या है, सवाल में हमारे पास गिवन है सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है। ठीक है, हमने सेल्स में पर यूनिट वाले कॉलम में, अच्छा ये कॉलम पर यूनिट का है और यहाँ पर बाकी ये कॉलम पर यूनिट का है और यहाँ पर रिक्वायरमेंट, बाकी रिक्वायरमेंट सोल्यूशन की पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, पर यूनिट वाले कॉलम में हमने सेलिंग प्राइस पर यूनिट ले ली, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 1 दी भी हमें यहाँ पर,
ये वैल्यू कॉस्ट पर यूनिट की हुई है, तो यहाँ पर वैल्यू कॉस्ट पर यूनिट ले ली। हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया ₹2, ठीक है। और हमें गिवन है फिक्स कॉस्ट 500 है, फिक्स कॉस्ट 500 है। यहाँ पे मैं इसको माइनस की साइन के साथ कर रहा हूँ क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन पे से माइनस हो रही होगी, ठीक है। फिक्स कॉस्ट 500 है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारे पास 2 है। तो जनाब हमने वहाँ क्या पढ़ा था, ब्रेक इवन पे प्रॉफिट 0 होता है, प्रॉफिट 0 होता है, तो हमें टारगेट कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट 0 है, फिक्स कॉस्ट 500 है, 500 प्लस 0 500 ही रहेगा, तो टारगेट कंट्रीब्यूशन हमें 500 का चाहिए। अब हमें ब्रेक इवन इन टर्म्स ऑफ यूनिट निकालने हैं, तो ब्रेक इवन इन टर्म्स ऑफ यूनिट निकालने में हमने क्या लिखा था कि फिक्स कॉस्ट को हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर 500 की फिक्स कॉस्ट है, इसको डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो हमने कैलकुलेट किया है, तो जनाब हमारे पास 250 यूनिट्स आ गए, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट पर डिमांड इन यूनिट्स हमारे पास 250 होगी, तो हमारा ब्रेक इवन अचीव हो जाएगा। ब्रेक इवन नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए, तो हमारे पास इस पे सेल अमाउंट कितनी होगी, 250 नंबर ऑफ यूनिट्स है और 3 सेलिंग प्राइस है, तो हमारे पास 70 सेल अमाउंट होगी। और वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी यूनिट्स के लिए, 250 नंबर ऑफ यूनिट्स है और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 1 है। मैं माइनस के साथ लिख रहा हूं क्योंकि ये माइनस के साथ लिख रहा हूं क्योंकि ये सेल में लेस होनी होगी, तो हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। 750 में से 500 लेस कर देंगे तो हमारे 750 में से 250 की वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर देंगे तो हमारे पास 500 का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। इसमें से फिक्स कॉस्ट 500 हमें गिवन थी, जहां से हमने उठाई थी हमने यहाँ खुद की थी माइनस के साइन के साथ। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारे पास 0 प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। ये हमने रिक्वायरमेंट 1 सॉल्व कर ली, ठीक है। ये हमने रिक्वायरमेंट 1 सॉल्व कर ली, हमने ब्रेक इवन नंबर ऑफ यूनिट निकाल लिए। अच्छा, अगर ब्रेक इवन इन टर्म्स ऑफ अमाउंट हमें चाहिए हो कि ब्रेक इवन सेल्स कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, ब्रेक इवन इन टर्म्स ऑफ अमाउंट अगर हमें चाहिए हो तो हम कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो से कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे। ये टारगेट कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ अमाउंट आ जाएगी। तो जनाब अगर हमें ब्रेक इवन सेल्स इन टर्म्स ऑफ अमाउंट चाहिए तो हम कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकालेंगे। पहले कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकालेंगे हम। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन ₹2 का है, सेल्स कितनी है ₹3 की है, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स से डिवाइड कर दिया 0.667 जो है हमारे पास कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो आ गया। अब हम फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास फिक्स कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट है 500, फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सेल्स इन अमाउंट आ जाएगी। ये तो हमने फॉर्मूले से किया, यहाँ पे हम ऑलरेडी सेल्स इन अमाउंट निकाल चुके हैं 750, ये 750 इन रुपीस, लेकिन सेल इन रुपीस आ रही है और यहाँ पर भी बाय फॉर्मूला आ गई। यहाँ पे हमने सिंपली नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके निकाली है, यहाँ पर हमने बाय फॉर्मूला निकाली है। जनाब अगर हम ये फॉर्मेट ड्रॉ कर ले तो हमें फॉर्मूला याद होने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ब्रेक इवन पॉइंट पे प्रॉफिट 0 होगा तो फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन के बराबर हो जाएगी, और हमें अगर नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने हैं, ब्रेक इवन नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने हैं तो फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे। इसी तरह हमें ये पता होना चाहिए कि हमें अगर कोई टारगेट प्रॉफिट चाहिए तो हम कंट्रीब्यूशन में टारगेट प्रॉफिट ऐड कर देंगे, हम फिक्स कॉस्ट में टारगेट प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो हमारे पास टारगेट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। उस टारगेट कंट्रीब्यूशन को हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ सेल्स यूनिट्स आ जाएंगे जो हमें टारगेट प्रॉफिट अर्न करने के लिए चाहिए, यानी कि वो नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि हमें टारगेट प्रॉफिट अर्न करने के लिए सेल करने हैं वो आ जाएंगे। जब नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे तो हम सिंपली सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके सेल्स अमाउंट भी निकाल सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट की अमाउंट भी निकाल सकते हैं। तो हमें कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो का फॉर्मूला याद होने की जरूरत नहीं होगी, हम कर दोनों तरह से सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मेट में पुट कर देने से
हम गिवन डिटेल पुट करते रहेंगे, रिक्वायर्ड डिटेल ऑटोमेटिकली हम निकालते रहेंगे बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। ठीक है, रिक्वायरमेंट बी के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें ऑलरेडी गिवन है, हमें सेल्स प्राइस गिवन है, हमें वेरिएबल प्राइस पर यूनिट गिवन है, और फिक्स कॉस्ट कह रहे हैं कि 10% इंक्रीज आ रहा है फिक्स कॉस्ट में। तो फिक्स कॉस्ट में अगर 10% इंक्रीज हो जाएगा तो फिक्स कॉस्ट हो जाएगी 500 का 10% 50, 500 में 50 ऐड कर देंगे तो 550 हो जाएगी रिवाइज्ड फिक्स कॉस्ट। जनाब ब्रेक इवन पॉइंट पे प्रॉफिट जीरो होता है, तो ब्रेक इवन पॉइंट पे हमें टारगेट कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए होगा, हमें 550 का कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा। 550 में जीरो ऐड कर देंगे तो 550 आएगा। तो जनाब फिक्स कॉस्ट में जीरो ऐड कर देंगे तो 550 आएगा, फिक्स कॉस्ट 550 की है, तो हमें 550 का ही टारगेट कंट्रीब्यूशन चाहिए। 550 का टारगेट कंट्रीब्यूशन हमारे पास होगा तो हमारा ब्रेक इवन जीरो हो जाएगा। ठीक है, हमारा प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। अब इस कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दें, टारगेट कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे, डिवाइड नंबर ऑफ यूनिट एट रिवाइज्ड फिक्स्ड कॉस्ट टू ब्रेक इवन। हमारे पास डिजायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए, हमारे पास सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट यूनिट ऑलरेडी गिवन है, तो हम नंबर ऑफ यूनिट्स को प्राइस से मल्टीप्लाई करके सेल्स अमाउंट भी निकाल सकते हैं, और नंबर ऑफ यूनिट्स को वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके वेरिएबल कॉस्ट की अमाउंट भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट की अमाउंट भी आ जाएगी। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो से भी अगर करके देख ले तो हम टारगेट कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो से। एक मिनट, डिवाइड कर देंगे सेल्स रेशियो से। 825 की सेल्स आ गई, सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करके भी वही सेल आ रही है, और कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो के फॉर्मूले से भी वही सेल आ रही है। रिकंसाइल हो रहा है हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, रिक्वायरमेंट सी है, रिक्वायरमेंट सी कह रही है कि अगर हमारी फिक्स कॉस्ट 550 को और हमें 200 रुपए का टारगेट प्रॉफिट अर्न करना हो तो हमें कितने यूनिट्स सेल करने होंगे। तो हमारे पास क्या चीज गिवन है, हमें टारगेट प्रॉफिट गिवन है, तो प्रॉफिट की जगह पे हम टारगेट प्रॉफिट डाल लेते हैं। हमें फिक्स कॉस्ट गिवन है, 550 फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट डाल लेते हैं। हमें टारगेट कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए, फिक्स कॉस्ट में टारगेट प्रॉफिट ऐड कर ले, फिक्स कॉस्ट में टारगेट प्रॉफिट ऐड कर ले, हमें 750 का टारगेट कंट्रीब्यूशन चाहिए। ठीक है, 750 का टारगेट कंट्रीब्यूशन चाहिए। हमारे पास टारगेट कंट्रीब्यूशन आ गया, हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता है, टारगेट कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाते हैं। हमें 375 यूनिट्स सेल करने होंगे 200 रुपए का टारगेट प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अगर हमारी फिक्स कॉस्ट 550 है, जनाब सेल अमाउंट भी निकाल लेते हैं, यूनिट को मल्टीप्लाई करते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, तो हमारे पास सेल अमाउंट भी आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाएगी। हम यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर लें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से, तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। तो जनाब इस सिचुएशन पे हमारे पास टारगेट कंट्रीब्यूशन, सॉरी ये डिपेंडेंट फॉर्मूलाज है इसलिए नहीं होगा, मैं इसको कर देता हूँ, मैन्युअली करके देख लेते हैं। 1125 में से 375 माइनस कर देंगे, हमारे पास 750 का टारगेट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। इसमें से 550 की फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारे पास टारगेट प्रॉफिट आ जाएगा 200 का। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो ऐसे करके भी देख लेते हैं। हमें टारगेट कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए, हमें टारगेट कंट्रीब्यूशन 750 चाहिए, इसको डिवाइड कर देते हैं कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो से। 375 यूनिट चाहिए। अच्छा, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो से अमाउंट को निकालनी है, तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो हमारे पास ये रहा, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सेल्स अमाउंट आ जाएगी। यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करके भी सेल्स अमाउंट वही आ रही है, कंट्रीब्यूशन
सेल्स का रेशियो यूज करके भी वही सेल्स प्राइस आ रही है, यानी कि हमारा सॉल्यूशन रिकंसाइल कर रहा है। ठीक है, इसी तरह रिक्वायरमेंट डी है। रिक्वायरमेंट डी कह रही है कि अगर सेलिंग प्राइस ₹4 पर यूनिट हो जाए, फिक्स कॉस्ट 550 रहे और हमें 200 रुपए का प्रॉफिट कमाना है, तो हमें कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे, यानी कि मैक्सिमम डिमांड क्या होनी चाहिए उस वक्त कि हम 200 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर सकें। ठीक है, 200 रुपए का प्रॉफिट अर्न करना है, 200 रुपए की जगह हमने कर लिए, फिल कर ली जो रिक्वायरमेंट हमें है, जो रिक्वायरमेंट है 550 हमारी फिक्स कॉस्ट है, यहाँ पे मेंशन नहीं की है 550 फिक्स कॉस्ट है, तो हम 550 की फिक्स कॉस्ट पुट कर देंगे फिक्स कॉस्ट की जगह पे, सॉरी 550 फिक्स कॉस्ट है 550 कर लेंगे। जनाब 200 रुपए का प्रॉफिट अर्न करने के लिए अगर फिक्स कॉस्ट 550 हो तो हमें टारगेट प्रॉफिट कितना चाहिए। टारगेट प्रॉफिट हमें पता है कि फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट कंट्रीब्यूशन बराबर होता है फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट के, तो हम 550 में 200 रुपए का प्रॉफिट ऐड कर देंगे, हमें टारगेट कंट्रीब्यूशन चाहिए 750 का। जनाब यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या हो गई है, सेलिंग प्राइस हो गई है ₹4। सेलिंग प्राइस हमने यहाँ एक अलग कॉलम बना लिया था पर यूनिट के लिए, यहाँ पे लिख लिया अपने सेलिंग प्राइस 4 हो गई है। वेरिएबल कॉस्ट -1 ही है, 1 ही है, इसमें कोई चेंज नहीं आया, तो रिवाइज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा क्या हो गया ₹3। अच्छा जी, रिवाइज कंट्रीब्यूशन ₹3 हो गया। तो अब हमारी मैक्सिमम डिमांड क्या होगी, टारगेट कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर देंगे रिवाइज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो हमारे पास मैक्सिमम डिमांड आ जाएगी जो कि हमें चाहिए 200 रुपए का प्रॉफिट अर्न करने के लिए अगर सेलिंग प्राइस ₹4 पर यूनिट हो जाए। अब हम सेलिंग अमाउंट निकाल लेते हैं, यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, तो हमारे पास सेल अमाउंट आ जाएगी, यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से, तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ अमाउंट आ जाएगी। 1000 में से 250 माइनस करेंगे 750 आ जाएगा, 750 में से 550 माइनस करेंगे हमारे पास 200 रुपए का टारगेट प्रॉफिट आ जाएगा। जनाब कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो से भी कर देते हैं, हमें टारगेट कंट्रीब्यूशन 750 का चाहिए और अच्छा जी यहाँ पर रिवाइज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो देख लेते हैं आप। रिवाइज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो क्या है, रिवाइज कंट्रीब्यूशन 3 हो गया है और सेलिंग प्राइस 4 है, तो रिवाइज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो क्या आ जाएगा, रिवाइज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। जनाब रिवाइज कंट्रीब्यूशन 75% आ गया है, तो जनाब इस पॉइंट पर टारगेट कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर देंगे रिवाइज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो से, तो हमारे पास सेल इन टर्म्स ऑफ अमाउंट आ जाएगी, यही सेल्स यहाँ पर आ रही है, यानी हमारा सॉल्यूशन रिकंसाइल हो रहा है। तो जनाब ये हमारा एक सिंगल क्वेश्चन था जिसमें हमने टारगेट प्रॉफिट, कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन और कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो, ब्रेक इवन एनालिसिस और टारगेट प्रॉफिट एनालिसिस कर लिया। यहाँ पर इस लेक्चर को एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट एनालिसिस के साथ और डिफरेंट डिसीजन सिनेरियोज देखेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, थैंक यू फॉर योर टाइम, अल्लाह हाफिज।